जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एंशिएंट हिस्ट्री पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, इस समय हमारा चल रहा है गुलाम वंश। दोस्तों इसके पहले हमने गुलाम वंश के प्रथम शासक अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा किया और साथ ही में हमने रुकनुद्दीन और रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग एक एक करके समझा। दोस्तों आज की जो चर्चा होने वाली है वो होगा मुइजुद्दीन बहराम शाह। दोस्तों मुइजुद्दीन बहराम शाह कौन था, आप लोग समझ ही रहे हैं दोस्तों, ये था इल्तुतमिश का बेटा और साथ ही में दोस्तों ये रजिया का भाई भी था। उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों अलाउद्दीन मसूद शाह की और नसीरुद्दीन महमूद और साथ ही में अगर समय बचा तो हम बलबन पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए और लास्ट में प्रश्न का आंसर भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर, जो कि होगा गुलाम वंश के शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद और साथ ही में बलबन पर चर्चा होगा। तो चलिए दोस्तों हमारा आज की चर्चा होने वाली है जो मुइजुद्दीन बहराम शाह पे होगा। दोस्तों ये कौन था, सबसे पहला प्रश्न ये है दोस्तों, ये था इल्तुतमिश का बेटा। क्लियर है। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह दोस्तों इल्तुतमिश का बेटा था और रजिया का भाई था। क्लियर है। आप लोग जानते ही हैं रजिया सुल्तान एक स्त्री थी और स्त्री होने की वजह से दोस्तों इसके भाई और जो दिल्ली की जनता थी, दिल्ली के जो अमीर लोग थे, दिल्ली के जो सरदार थे, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे कि कोई स्त्री क्या हो हम पर हुक्म चलाए या शासिका बने। इसी प्रति क्या हुआ, कुछ सरदार, कुछ एक प्रकार से जो प्रजा थी, कुछ अमीर लोग थे, वो किसी पुरुष को राज सिंहासन बैठने के उद्देश्य पर थे। तो इसी बीच ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किसको बैठाया गया, रुकनुद्दीन को बैठाया गया। लेकिन रुकनुद्दीन के बाद रजिया बनी, फिर उसके बाद बहराम शाह क्या हुआ, दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। क्लियर है। लेकिन इसके पीछे कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पीछे वाले लेक्चर को जाइए देखिए और सारी कहानी आपके माइंड में छप जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं हम मुइजुद्दीन बहराम शाह की। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों 1240 ईस्वी में, क्लियर है, कुछ लोग, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1240 ईस्वी में, ध्यान दें दोस्तों, बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह और रजिया की सेना के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। उस युद्ध में रजिया पराजित हुई और मारे गए। और कुछ लोगों का कहना है दोस्तों कैथल, जो कि हरियाणा के पास पड़ता है, कैथल नामक स्थान पर दोस्तों 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को, कब दोस्तों, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को, ध्यान दीजिए दोस्तों, रजिया को, ध्यान दीजिएगा, डाकुओं द्वारा मार दिया गया, यानी डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कर दिया। किसका, रजिया का। क्लियर है दोस्तों। अब आपको पॉइंट में समझ आया। जब रजिया की 1240 ईस्वी में दोस्तों मृत्यु हो गई और यह कहते हैं कि 3.5 वर्ष तक ही ये गुलाम वंश की शासिका थी। इसके बाद दोस्तों इसका एक प्रकार से डाकुओं द्वारा हत्या कर दिया गया और उसके बाद इसका भाई जो कि बहराम शाह था वो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, बहराम शाह एक अयोग्य शासक था। क्या था दोस्तों, अयोग्य था, यानी इसके अंदर राज्य का कोई भी गुण विद्यमान नहीं देखने को मिलता था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं कि राज्य की जो वास्तविक शक्ति, क्लियर है, या राज्य की वास्तविक जो सत्ता संभालती थी वो संभालती थी दोस्तों चालीसा दल। क्लियर है, कौन संभालता था दोस्तों, चालीसा दल, अर्थात जो 40 गुलामों का एक मतलब बनाया गया था संगठन, वही चालीसा दल क्या करती थी, एक प्रकार से दिल्ली का शासन प्रशासन चलाती थी। और ये दोस्तों कहते हैं कि नाम मात्र का था। क्लियर, नाम मात्र का सुल्तान था। क्लियर है दोस्तों। आप लोग जानते ही हैं कि चालीसा दल का जो गठन किया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश कौन था, ये बहराम शाह का पिता था। क्लियर है दोस्तों। तो राज्य की वास्तविक जो शक्ति थी वो उसका संचालन कौन करता था दोस्तों, चालीसा दल अर्थात 40 गुलामों का जो संगठन था वही करता था। क्लियर है दोस्तों। अमीर जो थे, कौन दोस्तों, अमीर
अमीर या तुर्की अमीरों ने, ध्यान दीजिएगा, शासक पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, किस पर दोस्तों, शासक पर अपनी पकड़ बनाने के लिए एक पद बनाया। क्लियर है, किसने बनाया दोस्तों, तुर्की अमीरों ने बनाया। क्लियर है, तुर्की अमीरों ने बनाया। कौन सा पद बनाया, वो पद था दोस्तों नायब ए मुमलकत। क्या था दोस्तों वो पद है, नायब ए मुमलकत। क्लियर है, तो ये पद किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, तुर्की अमीरों के द्वारा बनाया गया। क्यों बनाया गया, ये शासक पर पकड़ बनाने के लिए बनाया गया। क्लियर है दोस्तों, ये पद बनाया गया और उस पर एक एतगीन को बहाल किया गया। यानी नायब कौन बनाया गया, पहला नायब कौन था दोस्तों, एतगीन था। ये प्रश्न बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है, जो तुर्की अमीरों के द्वारा जो पद बनाया गया नायब ए मुमलकत है, उसका नायब कौन था, प्रथम एतगीन था। क्लियर था दोस्तों, कौन था, एतगीन था। परंतु उसकी बढ़ती लोकप्रियता, किसकी, एतगीन की दोस्तों बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए दोस्तों बहराम शाह क्या हुआ, घबरा गया। क्लियर है कि अगर ऐसे ही एतगीन की लोकप्रियता बढ़ती रही तो एक दिन हमारे इस मतलब हम पर यानी सुल्तान पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्लियर है, और एतगीन को ही अपना सुल्तान मान लेंगे। इसी कारण दोस्तों बहराम शाह दोस्तों क्या हो गया, भयभीत हो गया। और क्या हुआ, भयभीत होकर इसने षड्यंत्र रचा और एतगीन को क्या कर दिया, मार डाला। क्लियर है, तो एतगीन को क्या कर दिया इसने, बहराम शाह ने मार डाला। क्लियर है, अब दोस्तों एतगीन की जो हत्या बहराम शाह के द्वारा कर दिया गया। एतगीन की मृत्यु के बाद दोस्तों उसके बाद बदरुद्दीन, कौन दोस्तों, बदरुद्दीन सुंकर रूमी, कौन अगले नायक कौन बने, ध्यान दीजिएगा, बदरुद्दीन सुंकर रूमी बने। क्लियर है, बदरुद्दीन दोस्तों सुंकर रूमी जो है दोस्तों अगले नायब बने। क्लियर है, किसकी मृत्यु के बाद दोस्तों, एतगीन की मृत्यु के बाद। क्लियर है, और दोस्तों जब ये अगले नायब बन गए बदरुद्दीन सुंकर, दोस्तों बहराम शाह की दोस्तों इन्होंने हत्या करने का षड्यंत्र रच लिया। किसने, बदरुद्दीन सुंकर रूमी जो है दोस्तों, ये बहराम शाह की क्या कर लिया, हत्या करने का षड्यंत्र रचने लगे कि भाई अब हम क्या करेंगे, सुल्तान को ही अगर सामने से हटा देते हैं, जो नायब हैं हम सुंकर रूमी, तो हम ही क्या एक प्रकार से सुल्तान के रूप में कहलाएंगे। तो दोस्तों इन्होंने क्या हुआ, सुंकर रूमी ने क्या हुआ, षड्यंत्र रचा बहराम शाह को मारने का और साथ ही में एतगीन की मृत्यु का बदला लेने के लिए। क्लियर है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसने क्या किया, षड्यंत्र तो रचा सुंकर रूमी, लेकिन दोस्तों ये उस षड्यंत्र में स्वयं फंस गया, अर्थात स्वयं फंस कर ये स्वयं ही मारा गया। क्लियर है, कहावत के अनुसार कि ये दूसरों के लिए गड्ढा खोना और स्वयं उस गड्ढे में गिरा और स्वयं मारा गया। क्लियर है, तो बदरुद्दीन सुंकर रूमी जो था दोस्तों बहराम शाह को मारने के लिए षड्यंत्र रचा, लेकिन उस षड्यंत्र में स्वयं फंसने की वजह से दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई। क्लियर है, तो दूसरा नायक बदरुद्दीन सुंकर रूमी की भी क्या हुआ दोस्तों, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों इन हत्याओं से, यानी एक प्रकार से सुंकर रूमी भी मारा गया और एतगीन भी मारा गया। तो इन हत्याओं से दोस्तों जो तुर्की अमीर थे वो भयभीत हो गए। क्लियर है कि एक पे एक नायब मारे जा रहे हैं, तो भयभीत हो उठे दोस्तों। उन लोगों ने सुल्तान को षड्यंत्र करने का, यानी सुल्तान को पद से हटाने का षड्यंत्र रचा। किसने षड्यंत्र रचा दोस्तों, तुर्की अमीरों ने। ये लोग सोचें कि चलो अब सुल्तान को ही हम पद से हटाने का कोई षड्यंत्र रचते हैं। क्लियर है, तो अमीरों के द्वारा दोस्तों सुल्तान को पद से हटाने के लिए क्या किया गया, षड्यंत्र रचा जाने लगा। क्लियर है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 13 मई 1242 ईस्वी को, कब दोस्तों, 13 मई 1242 ईस्वी को, ध्यान दिए दोस्तों, किसकी, मुइजुद्दीन बहराम शाह की दोस्तों क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया षड्यंत्र के कारण। क्लियर है, तो
तो 13 मई 1242 ईस्वी को मुइजुद्दीन बहराम शाह के क्या कर दिया दोस्तों, हत्या कर दिया गया। क्लियर है। तो इस षड्यंत्र में कौन, मुइजुद्दीन बहराम शाह मारा गया। और दोस्तों एक पॉइंट और भी दिमाग में सेट कर लीजिएगा, 1241 की घटना। तो 1241 ईस्वी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण किया था, ये पॉइंट जानते हैं। 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोलों ने क्या किया था दोस्तों, आक्रमण किया था। लाहौर किसने अपनी राजधानी बनाई थी, तो लाहौर अपनी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है। यानी दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी दोस्तों लाहौर ही थी। क्लियर है। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसको बना दिया, दिल्ली को बनाया। ये पॉइंट जानते रहे। क्लियर है। अब आपके माइंड में पॉइंट बढ़िया से सेट हो गया होगा। और दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट अलाउद्दीन मसूद शाह की कहानी पर। क्लियर है। इसको मिटाते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हर एक पॉइंट अच्छे से समझिए, क्योंकि अच्छे से समझे रहेंगे तो लास्ट में प्रश्न का आंसर भी अच्छे से ही देंगे। अब दोस्तों बात कर लेंगे हम अलाउद्दीन मसूद शाह के। दोस्तों अलाउद्दीन मसूद शाह कौन था, आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों अलाउद्दीन मसूद शाह जो था, ये रुकनुद्दीन नाम सुने ही हैं। रुकनुद्दीन, अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे होंगे तो समझ ही गए होंगे कि रुकनुद्दीन कौन था। चलो आपको बता ही देते हैं दोस्तों। रुकनुद्दीन रजिया का भाई था, रजिया सुल्तान का भाई था। रजिया सुल्तान देश की प्रथम महिला सुल्तान थी और इल्तुतमिश का बेटा था। इल्तुतमिश का क्या था दोस्तों, बेटा। तो अलाउद्दीन मसूद शाह, ध्यान दीजिए, बात कर रहे हैं हम रुकनुद्दीन की। रुकनुद्दीन का एक पुत्र था। क्लियर है। रुकनुद्दीन का दोस्तों एक पुत्र था जिसका नाम था दोस्तों अलाउद्दीन मसूद। क्लियर है। क्लियर है। क्या नाम दोस्तों, अलाउद्दीन मसूद। तो इस तरीके से दोस्तों ये अलाउद्दीन मसूद शाह कौन था, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का, क्लियर है, लिख देते हैं। रुकनुद्दीन का पूरा नाम था फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का दोस्तों क्या था दोस्तों, ये पुत्र था। कौन, अलाउद्दीन मसूद शाह। और इल्तुतमिश का दोस्तों कौन था दोस्तों, पौत्र था। समझ में आया। अब आपके दिमाग में चल गया कि अलाउद्दीन मसूद शाह कौन था। तो अलाउद्दीन मसूद शाह दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था और इल्तुतमिश का पौत्र था। समझ में आया दोस्तों। तो ये पॉइंट दिमाग पे आपके सेट हो गया होगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। मसूद शाह भी दोस्तों एक दुर्बल और अयोग्य शासक था। ये भी दोस्तों क्या था, दुर्बल एवं अयोग्य शासक था। क्लियर है। तो पॉइंट समझ गए, यानी इसके भी अंदर राज के गुण विद्यमान नहीं थे। क्लियर है। तो यह भी क्या था, एक दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति था दोस्तों। वह नाम मात्र का शासक था, यानी ये भी क्या था, नाम मात्र का सुल्तान था। क्लियर है। सभी यानी नाम मात्र का सुल्तान था और सारा यानी राज्य की जो वास्तविक सत्ता जो थी वो 40 गुलामों का दल संभालती थी। क्लियर है। तो इसके शासनकाल में दोस्तों ध्यान दीजिए, मलिक कुतुबुद्दीन हसन को और नायब और अबू बकर को वजीर बनाया गया। यानी एक प्रकार से क्लियर है, सुंकर रूमी की मृत्यु के बाद, कौन दोस्तों, सुंकर रूमी। क्लियर है। ये दूसरे नायब थे। क्लियर है। इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों नेक्स्ट नायब बनाए गए। नेक्स्ट नायब कौन थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो थे कुतुबुद्दीन हसन। मलिक कुतुबुद्दीन हसन थे। क्लियर है। इनका नाम लिख सकते हैं, मलिक कुतुबुद्दीन हसन। ये दोस्तों अगले नायब बनाए गए हैं। क्लियर है। तो अगले नायब कौन बनाया गया दोस्तों, बताइए लिस्ट से, कुतुबुद्दीन हसन अगले नायब बने और अबू बकर, क्या नाम दोस्तों, अबू बकर को क्या बनाया गया, वजीर बनाया गया। क्लियर है। तो 3 नायब थे, पहला एतरीन, दूसरा सुंकर रूमी और तीसरा नायब कौन बना दोस्तों, मलिक कुतुबुद्दीन हसन। और दोस्तों
एक वजीर भी बनाया गया मलिक कुतुबुद्दीन हसन यानी नायब का वजीर, जिसका नाम था अबू बक्र था। क्लियर है, इतना समझ में आ गया है। पॉइंट आप किसी प्रकार के आपके अंदर दिक्कत है नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समय बीतता गया। बलबन दोस्तों ये भी एक गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। क्लियर है। तो धीरे धीरे इन गुलामों में से जो सबसे शक्तिशाली गुलाम था वो था बलबन ही था। तो धीरे धीरे जो बलबन था दोस्तों सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गया। ये बलबन दोस्तों धीरे धीरे क्या हो गया? प्रमुख व्यक्ति बन गया, क्योंकि ये सबसे अलग था, सबसे शक्तिशाली था। क्लियर है, इल्तुतमिश के गुलामों में से। क्लियर है। तो धीरे धीरे क्या हुआ? ये सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गया और बलबन ने दोस्तों षड्यंत्र रच दिया। क्या रच दिया दोस्तों? बलबन ने षड्यंत्र कर मसूद शाह को गद्दी से हटाकर कैद कर लिया। क्लियर है। तो अब बलबन जब शक्तिशाली व्यक्तियों की गिनती हमने बताया 40 गुलामों का दल संभालता था, उसी में एक बलबन था दोस्तों। इसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी और इस शक्ति में ध्यान देते हुए बलबन ने षड्यंत्र रच लिया। षड्यंत्र रचकर किसको? अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या कर लिया दोस्तों? कारागार में बंद करके कैद कर दिया। क्लियर है। तो कारागार में दोस्तों मसूद शाह, क्लियर है, कैद कर लिए गए। क्लियर है। किसके षड्यंत्र के द्वारा? वो थे बलबन के षड्यंत्र के द्वारा। क्लियर है। तो कैद खाने में ही दोस्तों मसूद शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समझ में आया? तो ये सब अयोग्य थे, वैसे जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग जानेंगे दोस्तों, क्योंकि एक कहानी जो होती है, एक हिस्ट्री जो होती है, अगर अच्छे से सीरियल वाइज समझा जाए तो हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छे तरीके से सेट होता है। क्लियर है। तो अब दोस्तों इसकी अयोग्यता ने ही इसकी एक प्रकार से वध किया। अगर ये एक योग्य शासक होता तो बलबन की भूमिका न देखने को मिलती। ये स्वयं एक पावरफुल शक्तिशाली इंसान होता और बलबन जैसे इंसान को षड्यंत्र क्या, उसको स्वयं षड्यंत्र में फंसाकर उसकी हत्या कर देता। लेकिन क्या करें, एक अयोग्य शासक था जिसके कारण स्वयं षड्यंत्र में फंसा और कारागार में डाला गया और कारागार में ही मसूद शाह की मृत्यु हो गई। क्लियर है। अब मृत्यु होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट शासक आने वाला है जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद आने वाला है। क्लियर है। कौन दोस्तों? नसरुद्दीन महमूद आने वाला है। आइए हम लोग नसरुद्दीन महमूद के बारे में समझते हैं। क्लियर है। नसरुद्दीन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महमूद का जो शासनकाल था वो 1246 से 1266 ईस्वी तक था। कितना दोस्तों? 1246 से 1266 ईस्वी तक नसरुद्दीन महमूद शाह का शासन चल रहा था। क्लियर है दोस्तों। 10 जून 1246 ईस्वी को युवा नसरुद्दीन महमूद जो था शमसी मलिकों द्वारा सुल्तान के पद पर आसीन हुआ। क्लियर है दोस्तों। तो कब ये आसीन हुआ? 10 जून 1246 ईस्वी को। क्लियर है। तो ध्यान दी दोस्तों, उसने तुर्की अमीरों की शक्ति का अनुमान लगाकर संपूर्ण सत्ता चालीसा के सरगना और नायब बलबन के हाथों में सौंप दिया। यानी अगला नायब अब बलबन बन गया। ध्यान दीजिएगा, किसके हाथों में सौंप दिया गया दोस्तों? नायब बलबन के हाथों में। क्लियर है। संपूर्ण शक्ति और साथ ही दोस्तों चालीसा के सरगना, एक प्रकार संपूर्ण सत्ता चालीसा के सरगना और नायब बलबन के हाथों में सौंप दिया। किसने दोस्तों? नसरुद्दीन महमूद। इसने बोला भैया अब हम नाम मत की, इसने बिल्कुल साबित कर दिया। तो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति कहा जाता है दोस्तों बलबन के हाथों में आ गया था। तो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति किसके हाथों में आ गई दोस्तों? बलबन के हाथों में आ गई थी। अब देखिए, कहते हैं नहीं, भाग्य बदलने में समय नहीं लगता है। भाग्य ऐसे ही बदलता है, बलबन कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन बस इसके अंदर एक धीरे धीरे अयोग्य सुल्तानों को देखकर इसके मन में ये भावना जगी। इसलिए दोस्तों आपके भी साथ बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आप भी हिम्मत मत हारिए और अपने लक्ष्य पर लगे रहिए। जाहिर सी बात है आपको भी एक दिन सफलता मिलेगी जैसे बलबन को मिल रहा है। क्लियर है। तो बलबन भी कभी मन में सोचा होगा कि हम भी दिल्ली का सुल्तान बनेंगे
और देखो इसका सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये उस पर कर्तव्य किया, काम किया। क्लियर? तो दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति किसके हाथों में आ गई? बलबन के हाथों में आ गई। क्लियर है? नसीरुद्दीन ध्यान दीजिएगा 1249 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1249 ईस्वी में, पॉइंट जानते रहिएगा। क्लियर है? 1249 ईस्वी में, ये पॉइंट जानते रहिए। 1249 ईस्वी में दोस्तों बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। किसने? नसीरुद्दीन महमूद शाह ने 1249 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1249 ईस्वी में। किसको? बलबन को। क्लियर है? किसकी उपाधि दी दोस्तों? उलुग खां, उलुग खां की उपाधि दी। क्लियर है? उपाधि दी। अगर दोस्तों कहीं पर भी अब उलुग खां का चर्चा होता है, उलुग खां की चर्चा होती है, उलुग खां की बात आती है या उलुग खां लिखा देखने को मिलता है, तो समझ जाइए ये बलबन का ही नाम है। उलुग खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई दोस्तों? ये नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा ही दिया गया। नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1249 ईस्वी में दिया गया। क्लियर है दोस्तों? पॉइंट समझ में आ गया है। और दोस्तों सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ है नायबे मुमलकात का पद भी इसे दिया गया, यानी अगला नायब भी इसे बनाया गया है। नायब। क्लियर है? तो समझ गए, अगला नायब बलबन को बनाया गया। क्लियर है? प्रथम नायब कौन था दोस्तों? एतरीन। क्लियर है? फिर सुंकर रूमी बना। क्लियर है? फिर उसके बाद दोस्तों सुंकर रूमी कुतुबुद्दीन हसन बना। अब दोस्तों अगला नायब का पद किसे दे दिया गया? बलबन को दे दिया गया। क्लियर है? जो कि तुर्की अमीरों के द्वारा बनाया गया था। समझ में आया? कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। तो 1266 ईस्वी में दोस्तों नसीरुद्दीन की अचानक क्या हुई दोस्तों? मृत्यु हो गई। तो कब? 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन की क्या हुई? अचानक, अकाल कह सकते हैं, अचानक कह सकते हैं, इसकी दोस्तों मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों तो धीरे धीरे यह शमसी वंश का, यानी एक प्रकार शमसी वंश का अंत हो गया। कहने का तात्पर्य नसीरुद्दीन महमूद जो था ये शमसी वंश का अंतिम शासक था। क्लियर है? तो शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसी वंश का दोस्तों अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। क्लियर है? इसके बाद बलबनी वंश आएगा। क्लियर है? समझ जाइएगा, बलबनी वंश। क्लियर है? तो नसीरुद्दीन जो महमूद था वो शमसी वंश का अंतिम शासक भी था। इसका कोई पुत्र नहीं था। सबसे बड़ी बात, नसीरुद्दीन महमूद शाह की कोई पुत्र यानी औलाद नहीं था। क्लियर है? औलाद ना होने की वजह से दोस्तों दिल्ली का अगला सुल्तान वही नायब यानी बलबन को बनना पड़ा। क्लियर है? तो नसीरुद्दीन महमूद की कोई संतान, कोई पुत्र ना होने की वजह से बलबन, ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठा, यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। क्लियर है? और बलबनी वंश की स्थापना की। हालांकि ये गुलाम ही है, गुलाम वंश पे बलबनी वंश, ऐसा मान सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से इल्तुतमिश का एक और गुलाम जो कि बलबन होगा, और बलबन जो होगा अब दिल्ली के राज सिंहासन दोस्तों बैठेगा। क्लियर है? दोस्तों बलबन को उलुग खां नाम से भी जानते हैं, और बलबन दोस्तों एक योग्य शासक था जो कि आगे इसकी भूमिका बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा सा लेक्चर था जो कि बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद, साथ ही में बलबन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने जाना। दोस्तों कल के जो लेक्चर होगा उसमें हम बलबन के बारे में जानेंगे। हालांकि कल का जो लेक्चर होगा दोस्तों ये गुलाम वंश का अंतिम लेक्चर होगा, यानी इसके बाद गुलाम वंश का जो शासक होंगे सभी के बारे में जानकर गुलाम वंश का जो चैप्टर होगा उसको हम बंद करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को हम चालू करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारा लेक्चर था, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। दोस्तों यदि समझ में आ गया है तो आपका भी फर्ज बनता है प्रश्न का आंसर देने का। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न
का देते हैं और उन प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, प्रश्न आ चुका है। दोस्तों, इन प्रश्नों का आंसर वही बच्चा दे सकता है जिसने शुरुआत से वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, जिसने दोस्तों वीडियो को नहीं भगा के देखा है बल्कि सीरियल से देखा है। जो नियम होता है वीडियो देखने का, उस नियम पे चलकर देखा होगा, वो जाहिर सी बात है दोस्तों इन 10 प्रश्नों का आंसर बगैर गूगल में सर्च किए हुए वो देगा प्रश्न का आंसर। क्लियर है? तो दोस्तों आप लोग वादा कीजिए बगैर गूगल में सर्च किए आप प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भले ही आपको 2 ही क्वेश्चन आते हो, 1 ही क्वेश्चन आते हो, लेकिन आपको प्रश्न का आंसर देना है अपने मन से। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ रहा है, समझिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गुम्बद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? हमने इसके बारे में आपको बताया था कि गुम्बद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है और प्रथम गुम्बद निर्माण कहाँ हुआ था ये भी जानते हैं। दूसरा दोस्तों, ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम लिखवाया था? ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम लिखवाया था? क्लियर है? तो प्रश्न समझ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम मकबरा का नाम बताइए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है, तुर्की अमीरों ने नायब ए मुमलकत का पद बनाया, प्रथम नायब का नाम क्या है? प्रथम नायब कौन था? 5वां है, शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? और छठा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 4 थोड़ा सीरियल हुआ। छठा क्वेश्चन है, बलबन को उलू खां की उपाधि किसने दी? 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1241 से मंगोलों ने कहां पर आक्रमण किया था? प्रश्न हमने सबका बताया है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, बलबनी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? 9वां है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? 10वां है, इक्ता प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? और 11वां है, मामलुक वंश किसे कहा जाता है? एक एक प्रश्न का आंसर हमने मतलब एक प्रकार से इसको बताया है। क्लियर है? अभी नहीं बताया, लेकिन इसकी सारी स्टोरी जो है आपको बताया गया है। और आशा है कि आप जरूर से जरूर प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारी मेहनत को बेकार मत होने दीजिए दोस्तों, और प्रश्न का आंसर जरूर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।